गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूजा मैम। आप सभी बच्चों का गोल एकेडमी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बच्चों। तो आई होप सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बच्चों। तो जैसा कि बच्चों आज हमारा नया अध्याय शुरू होने वाला है, मानव जनन नया चैप्टर है, नई शुरुआत है बच्चों। चैप्टर की करने वाले हैं, लेक्चर फर्स्ट है हमारा और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है मानव जनन, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है बच्चों, आपके शरीर की रचना से रिलेटेड है। इसमें कई जो आपकी अवस्था चल रही है, इन अवस्थाओं में कई आपके सवाल होते हैं, उन सवालों का जो उत्तर होगा वो इस मानव जनन चैप्टर में हमें मिलने वाला है बच्चों। तो बहुत रोचक और रोमांचक ये आप चैप्टर होने वाला है बच्चों। इससे कई सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले, तो हमें बिना बेझिझक सारे बच्चों को, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझ के पढ़ेंगे। तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन उठा के बैठ जाइए बच्चों, क्योंकि सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसमें डायग्राम से भरे, क्योंकि बायो ही क्या कहलाती है, डायग्राम कहलाती है। इसीलिए जो ये चैप्टर है इसमें भी कई सारे डायग्राम मिलने वाले, कई पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं बच्चों। तो पेन कॉपी लेकर जरूर बैठे ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहली चीज, चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। हमारे माइंड में एक क्लियर मैप होना चाहिए चैप्टर को लेकर कि चैप्टर में क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हम लोग नर जनन तंत्र पढ़ेंगे और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों, अरे ये क्या हो गया बच्चों, पूरा ही गायब हो गया। देख लेते हैं क्या हुआ है बच्चों। तो सबसे पहली चीज, एडिट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। तो जैसा कि हम लोग ने क्या स्टार्ट किया था, मानव जनन स्टार्ट किया था बच्चों। मानव जनन में हम क्या देख रहे थे, चैप्टर हमारे देख रहे थे, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो नर जनन तंत्र है बच्चों। क्या है, नर जनन तंत्र है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डायग्राम्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज, मादा जनन तंत्र क्या है बच्चों, मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, इसमें इसकी संरचना पढ़ेंगे, बहुत सारी संरचनाएं इसके अंतर्गत भी आती हैं, ठीक है। तीसरा टॉपिक शुक्राणु जनन पढ़ेंगे। चौथा बच्चों अंड जनन की क्रिया पढ़ेंगे। पांचवा मासिक चक्र के बारे में पढ़ेंगे। छठा निषेचन, निषेचन क्रिया हम लोग पढ़ भी चुके हैं पर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, फिर भी हम लोग निषेचन की क्रिया इसमें भी पढ़ेंगे कि मानव में निषेचन की क्रिया कैसे होती है बच्चों, ठीक है। सातवां भ्रूणी परिवर्तन, भ्रूण का विकास कैसे होता है, इस चैप्टर में भ्रूण का विकास कैसे होगा, मानव में कैसे होगा। अंतरोपण की विधि पढ़ेंगे। सघरता एवं प्लेसेंटा निर्माण, प्रसव एवं दुग्ध स्रवण, ठीक है। ये सारे हमारे टॉपिक होने वाले हैं चैप्टर के बच्चों और इन्हीं टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जैसा कि बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो मानव जनन है। मानव जनन में हम सबसे पहली चीज कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पढ़ेंगे, डेफिनेशंस को समझेंगे। तो जैसे कि बच्चों जो हमारी पहली डेफिनेशन है कि हमें क्या पता करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए जनन, जनन क्रिया हमारी क्या होती है बच्चों, ठीक है। तो जनन क्रिया हमारी क्या होती है, जीवित जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी जैसा जीव उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो पॉइंट्स होते हैं थोड़े बहुत वो पहले से ही क्लियर कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो जनन क्रिया आपकी क्या कहलाती है, जनन क्रिया आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, कि जो जीवित जीवों में, ठीक है, जीवित जीवों में जो होने वाली जो क्रिया होती है जिससे एक समान संतति उत्पन्न होती है, जिससे एक समान संतति उत्पन्न होती है, वो क्रिया आपकी क्या कहलाती है, जनन क्रिया कहलाती है। दूसरी मानव जनन क्या होती है बच्चों, तो कह सकते हैं जनन क्रिया हम पढ़ चुके हैं, अपनी जैसी समान संतति उत्पन्न करना जीवों में, वो क्या कहलाएगी, जनन। अब यही क्रिया जब मनुष्य में होगी, कह सकते हैं बच्चों यही क्रिया जब मनुष्यों में होगी, जब मनुष्य क्या करेंगे, ऐसी क्रिया के द्वारा
कह सकते हो ऐसी क्रिया के द्वारा जिससे मनुष्य अपनी नई संतति, अपने समान संतति का निर्माण करे, वो क्रिया आपकी क्या कहलाएगी? मानव जनन कहलाएगी। ठीक है, एक डेफिनेशन देखो बच्चों पढ़ रहे हैं, दूसरी अपने आप समझ में आ रही है। तीसरी हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? युग्मक पढ़ेंगे। युग्मक क्या होता है बच्चों? प्रजनन में भाग लेने वाली अगुणित कोशिकाएं जैसे शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है, हम कह सकते हैं युग्मक बच्चों कि जो युग्मक आप कह सकते हैं कि जो अगुणित कोशिकाएं, ठीक है, जो अगुणित कोशिकाएं निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि क्या होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु। बात कर लेते हैं बच्चों, जो शुक्राणु होता है वो नर युग्मक कहलाएगा बच्चों। जो शुक्राणु होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? नर युग्मक कहलाएगा। और जो अंडाणु होता है वो मादा युग्मक। क्या होगा बच्चों? मादा युग्मक। ठीक है बच्चों, याद रखोगे। अब बच्चों याद रखना, मनुष्यों में हमेशा कौन सी क्रिया होती है? लैंगिक जनन की क्रिया होती है। क्या कौन सी क्रिया होती है? लैंगिक जनन की क्रिया होती है। ये चीज याद रखना, लैंगिक, क्या याद रखेंगे बच्चों? लैंगिक जनन की क्रिया होगी मनुष्यों में। क्या होगी बच्चों? मनुष्यों में, मनुष्य में। ठीक है, दो होते हैं, एक लैंगिक जनन क्रिया होती है, दूसरी अलैंगिक जनन क्रिया होती है, जिसमें एक ही उपस्थित, एक ही जीव उपस्थित होता है, उसे अलैंगिक जनन। जिस कह सकते हो जिन क्रिया में एक जनन उपस्थित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। जिनमें दोनों उपस्थित हो, जिनमें दोनों जनक उपस्थित हो, वो आपका क्या कहलाता है बच्चों? लैंगिक जनन कहलाता है। और मनुष्यों में दोनों जनक उपस्थित होते हैं, इसलिए वो कौन सी क्रिया होती है? लैंगिक जनन की क्रिया होती है। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। तो जैसे कि अगला है युग्मनज। क्या होता है बच्चों? तो युग्मनज बच्चों हम कह सकते हैं कि निषेचन के बाद जो पहली कोशिका बनती है, निषेचन के बाद जो पहली कोशिका बनती है उसे ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं निषेचन के बाद बनने वाली द्विगुणित कोशिका आपकी क्या कहलाती है? युग्मनज। अब भ्रूण क्या होता है? युग्मनज के बाद जो आपकी प्रारंभिक अवस्था होती है, विकास के बाद, वो आपका क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि जो प्रारंभिक विकासशील शिशु को जो प्रारंभिक अवस्था होती है, कह सकते हैं शिशु की जो प्रारंभिक अवस्था होती है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। अब तंत्र क्या होता है? ठीक है, आप देखो यहाँ हर एक वर्ड्स को समझेंगे ताकि आगे जब हम टॉपिक्स को पढ़ें तो बिल्कुल वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब तंत्र क्या होते हैं बच्चों? विभिन्न अंगों तथा ऊतकों का एक समूह जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य करते हैं, उसे तंत्र कहते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं बच्चों कि किसी भी शरीर की जो रचना होती है, ठीक है, यहाँ हम आपको समझाते हैं बच्चों, किसी भी शरीर की जो रचना होती है वो किससे शुरू होती है बच्चों? कोशिका से शुरू होती है। ठीक है, किससे शुरू होती है बच्चों? कोशिका से शुरू होती है। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जब समूह में आती हैं तो क्या बनता है बच्चों? ऊतक बनता है। क्या बनता है बच्चों? ऊतक बनता है। और जब बहुत सारे ऊतक समूह में आते हैं तो क्या बनता है? अंग बनता है बच्चों। क्या बनता है? अंग बनता है। और जब अंग समूह में आते हैं तो अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है बच्चों? अंग तंत्र बनता है। ठीक है, और जब बहुत सारे अंग तंत्र समूह में आ जाएंगे तब एक शरीर की रचना होती है। ठीक है बच्चों, एक शरीर की रचना होती है बच्चों। तो यहाँ से समझ लोगे कि देखो यहाँ पे अंग तंत्र, तंत्र का मतलब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जब अंग समूह में आ जाते हैं तो उसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? अंग तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब जनन तंत्र, जनन तंत्र क्या होता है? तंत्र तो हमने समझ लिया कि जब बहुत सारे अंग क्या आते हैं, समूह में आते हैं तो उसे तंत्र कहते हैं। पर जनन तंत्र क्या होता है? तो बच्चों ऐसे अंगों का समूह जो जीवों में जनन क्रिया, ठीक है, ऐसे अंगों का समूह जो विशेषकर जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जनन तंत्र कहते हैं। अब नर जनन तंत्र की बात हो रही है, तो जो क्रिया, जो जनन तंत्र आपके नर में उपस्थित होते हैं, जैसे कि पुरुषों में प्रजनन से संबंधित अंगों या संरचनाओं का एक समूह होता है जिसे नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं नर या फिर कह सकते हो पुरुषों में जो संरचनाएं होती हैं जनन की क्रिया के लिए, उन संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? नर जनन तंत्र कहते हैं। इसी तरीके से मादा जनन तंत्र, स्त्रियों में जो संबंधित
स्त्रियों में जो विकास ये कह सकते हो, जो संरचनाएं जनन क्रिया के लिए उपस्थित होती हैं, उन संरचनाओं को क्या कहते हैं बच्चों? मादा जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन डेफिनेशंस की। अब बच्चों मानव की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा चैप्टर हमारा जो बेस्ड है वो मानव पर बेस्ड है, तो मानव के बारे में हमें भी थोड़ा बहुत क्या करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसमें पहला पॉइंट आप क्या देखोगे कि जो मनुष्य होता है वो कैसा होता है? एक लिंगी होता है। मनुष्य कैसा होता है? एक लिंगी होता है। क्या होता है बच्चों? एक लिंगी होता है। एक लिंगी यानी कि नर या मादा। ठीक है, नर उपस्थित होगा और मादा दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, कह सकते हो बच्चों नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों की संरचना क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, नर और मादा दोनों अलग अलग होंगे। ठीक, पहली चीज आपको याद रखनी होगी, अलग अलग होते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे हमने डायग्राम भी दिया है। तो पहली चीज बच्चों कि मनुष्य कैसा होता है? एक लिंगी होता है, जिसमें नर अलग होता है और मादा की संरचना क्या होती है? अलग होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे? लैंगिक द्विरूपता होती है बच्चों। लैंगिक क्या होगी? लैंगिक द्विरूपता होगी। ठीक है, लैंगिक द्विरूपता होगी, मतलब कि बच्चों कि समान, देखो 12 साल से पहले जब बच्चे क्या होते हैं, जब मनुष्य छोटे होते हैं तब हमें नहीं पता चलता है कि नर है या मादा है। ठीक है, पर एक ऐसी अवस्था आती है जिस अवस्था के बाद कुछ हमारे शरीर में ऐसी क्रियाएं, ऐसे परिवर्तन आते हैं जिन परिवर्तन की वजह से पता चलता है कि वो नर है या मादा है। ठीक है बच्चों, क्या है? नर है मादा, ऐसे लैंगिक लक्षण उपस्थित हो जाती हैं ऐसी अवस्था के बाद। तो जैसे कि हम बात करें, नर की बात करें तो नर में 13 से 14 वर्ष। ठीक है, और मादा की बात करें तो मादा की बात करें तो 11 से 13 वर्ष। ठीक है, नर में 13 से 14 वर्ष के बीच में ऐसे परिवर्तन, लैंगिक लक्षण उपस्थित हो जाते हैं, और मादा की बात करें तो 11 से 13 साल में। देखो पहले ये वर्ष क्या थे, बहुत ही ज्यादा आगे 14 से 15 थे। ठीक है, पर अब हमारे की खाने पीने की जो क्रिया हो गई है ना, खाना पीना हमारा ऐसा हो गया है कि जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो समय से पहले ही क्या हमें लगते हैं, प्रदर्शित होने लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो नर में जो आयु वर्ग होगा वो 13 से 14 और 11 से 13 इस साल में ऐसे इस अवस्था में आने के बाद लैंगिक जनन के लैंगिक लक्षण उपस्थित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल बाहरी संरचना से पता चल जाता है ये नर है कि मादा है। ठीक है, तो क्या ऐसे परिवर्तन आते हैं वो बच्चों देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे लैंगिक द्विरूपता होते हैं। तो पहली चीज बच्चों शरीर की बनावट। ठीक है, शरीर की बनावट, पहले बात करें जब छोटे होते हैं हम लोग तो जो शरीर की बनावट होती है वो बिल्कुल एक जैसे बाहर से हमें लगती है। ठीक है, पर बात करें जब जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो नर की बनावट, शरीर की बनावट अलग हो जाती है और मादा की क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो जैसा कि बच्चों कि जो नर होते हैं वो अधिक मांसल और मजबूत होते हैं। नर कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा मसल वगैरह होते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से मादा अपेक्षाकृत कोमल होती है। मादाओं की बात करें कोमल होती है, उनके ऐसे मसल वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, पर याद रखना मसल्स वगैरह नहीं होते, पर हमेशा मादाएं क्या रहती, बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों जो शरीर होते जो शरीर की बात करें रचना की, तो नर कहती है मांसल होते हैं, ठीक है, मजबूत होते हैं, और मादा कैसी होती है, कोमल होती है। ठीक है, कंधे कैसे होते हैं? कंधे चौड़े होते हैं नर में, और मादाओं की बात करें तो कंधे इसमें कम चौड़े होते हैं, कम विकसित होते हैं। ठीक है, आवाज कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा नर की कैसी होती है, भारी भारी भरकम आवाज होती है। ठीक है, मादा की बात करें तो प्यारी सी मधुर सी आवाज होती है, किसकी? मादाओं की बच्चों। ठीक है, पतली सी होती है। चेहरे के बाल कैसे होते हैं? खूब लंबी दाढ़ी मूछे आ जाती है। नरों में क्या होता है कि दाढ़ी मूछे वगैरह आ जाती है। मादाओं में बात करें तो दाढ़ी मूछ नहीं होती, बिल्कुल सुंदर सी दिखती है। आप श्रोणी की बात करें
तो श्रोणी कैसी होती है, शंकरी होती है, और श्रोणी इसमें क्या होती है, चौड़ी होती है। मादाओं की बात करें तो जो कमर के नीचे जो भाग होता है उसे श्रोणी भाग कहते हैं। अभी हम डायग्राम की सहायता से आपको बता भी देते हैं, ठीक है। ये जो कमर के नीचे वाला जो भाग होता है उसे श्रोणी भाग कहा जाता है, और नर में जो श्रोणी भाग होता है वो कम होता है, चौड़ा नहीं होता है ज्यादा, और मादाओं में कैसा होता है, चौड़ा होता है। स्तनों का विकास नर में बात करें तो विकसित नहीं होते हैं, मादा में बात करें तो स्तन विकसित होते हैं। शरीर पे बाल, तो शरीर पे बाल नरों में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उपस्थित होते हैं, और मादाओं में शरीर में कम बाल होते हैं, ठीक है। अब जैसा कि बच्चों नर जनन तंत्र की अब बात करते हैं, मानव की हम लोग बात कर चुके हैं। अब याद रखना बच्चों, मानव में पहली चीज दो प्रकार के हम तंत्र पढ़ेंगे, एक नर जनन तंत्र पढ़ेंगे और दूसरा मानव जनन तंत्र पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है, पहली जो संरचना हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, वो नर जनन तंत्र है, ठीक है। तो पुरुष में प्रजनन से संबंधित अंगों और संरचनाओं का एक समूह होता है जिसे नर जनन तंत्र कहा जाता है, ठीक है बच्चों। समझ लेंगे बच्चों कि प्रजनन से संबंधित जो अंग होते हैं, ये संरचनाएं होती हैं, उनको जब समूह में लाते हैं तो उन समूह को क्या कहा जाता है बच्चों, नर जनन तंत्र कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि हमने बच्चों बताया यहाँ पे, अब स्थिति बताते हैं, ठीक है। ये जो नर जनन तंत्र होता है वो कहाँ उपस्थित होता है, तो हम सबसे पहली चीज आपको एक चीज यहाँ पे बता देते हैं बच्चों, ड्राइंग पे नहीं जाना, ठीक है। सबसे पहली चीज बच्चों, ये एक मनुष्य का चित्र है, ठीक है। ये मनुष्य का एक चित्र है, इसमें हम आपको बताते हैं बच्चों कि कौन सा भाग क्या कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहली चीज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों कि जो आपका गले के नीचे वाला जो भाग होता है, ठीक है, कंधों से जो नीचे वाला जो भाग होगा बच्चों, ठीक है, जो कंधों से नीचे वाला जो भाग होगा उसे हम लोग कहेंगे वक्ष भाग। क्या कहेंगे बच्चों, वक्ष भाग कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे बच्चों, जो गर्दन से नीचे की ओर जो भाग होता है उसे हम लोग वक्ष भाग कहते हैं। अब वक्ष भाग के नीचे जो पेट वाली भाग होता है, ठीक है, जो पेट वाला भाग होता है उसे हम लोग उदर भाग कहेंगे। क्या कहेंगे, उदर भाग कहेंगे, या उदर गुहा कहेंगे। क्या कहेंगे, उदर गुहा कहेंगे, ठीक है। अब पेट के नीचे जो उदर गुहा के भाग वाली जो संरचना नीचे दी होती है उसे हम लोग श्रोणी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, श्रोणी भाग कहते हैं। क्या कहेंगे, श्रोणी भाग, ठीक। तो यहीं से याद रखना होगा कि नर जनन तंत्र जो उपस्थित होता है नरों में, पुरुषों में, वो कहाँ उपस्थित होता है, श्रोणी भाग में उपस्थित होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बच्चों की जो स्थिति होती है वो क्या होती है बच्चों, स्थिति होती है। क्या स्थिति रखोगे बच्चों, क्या लिखोगे कि जो नर जनन तंत्र है वो कहाँ होता है, श्रोणी भाग में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है बच्चों, श्रोणी भाग में उपस्थित होता है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर रहनी है, और ये भी याद रखना है वक्ष भाग किसे कहा जाता है, उदर गुहा, क्योंकि आगे हम बच्चों डिटेल में बताएंगे, ठीक है। हम बोलेंगे कि जो आपका मादा जनन तंत्र है वो इस भाग में, तो वहां पे आपको क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वक्ष भाग और जो पेट की जो संरचना उसे उदर गुहा और श्रोणी भाग, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों नर जनन तंत्र के भाग में कौन कौन सी नेमिंग होती है, तो इनको हमने 4 भागों में बांटा है। पहला प्राथमिक जनन अंग, ठीक है, पहला हमने किसमें बांटा है, प्राथमिक जनन अंग में बांटा है। दूसरा सहायक जनन नलिकाएं, तीसरा सहायक ग्रंथियां, चौथा बाह्य जननांग, ठीक है बच्चों। तो पहली चीज याद रखना, प्राथमिक जनन अंग में हम बात करेंगे तो प्राथमिक जनन अंग, ये एक बार एमसीक्यूज में भी पूछा गया, प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, तो आपको याद रखना होगा बच्चों, प्राथमिक जनन अंग क्या होता है, वृषण होता है। क्या होता है बच्चों, वृषण होता है, और यहीं पे शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा बहुत डिटेल हम दिए दे रहे हैं, पॉइंट दिए दे रहे हैं, ठीक है। तो प्राथमिक जनन अंग
क्या कहलाता है बच्चों? वृषण कहलाता है। और वृषण में ही क्या बनते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरी चीज आप यहाँ पे एक चीज और याद कर लोगे बच्चों, यहीं से समझ लोगे कि टेस्टोस्टेरोन, क्या याद रखेंगे बच्चों? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है कौन? वृषण। वृषण में ही क्या स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है बच्चों। अब दूसरी चीज बात कर लेते हैं। तो प्राथमिक जननांग आपका वृषण, सहायक जनन नलिकाएं में बात करेंगे तो अधिवृषण हो जाएगा, शुक्रवाहिनी हो जाएंगे। वृषण जालिकाएं की बात करेंगे, शुक्रवाहिकाएं की बात करेंगे, स्खलन वाहिनी बात करेंगे और मूत्रमार्ग। ये सारी किसमें आती हैं? आपकी सहायक जनन नलिकाओं में आती है। और सहायक ग्रंथियां में क्या क्या आएंगी बच्चों? शुक्राशय आएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि आएगी और काउपर ग्रंथि आएगी, ठीक है। और बाह्य जननांग में आपका क्या आता है बच्चों? शिश्न आता है, ठीक है। नेमिंग हमने देख ली है। अब बच्चों डायग्राम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा भाग क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है। संरचनाएं एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहली चीज देखोगे यहाँ पे, ये जो थैलीनुमा जो संरचना है बच्चों, जो थैलीनुमा संरचना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? वृषण कोश कहेंगे। क्या कहेंगे? वृषण कोश। जो थैलीनुमा संरचना होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? वृषण कोश कहेंगे बच्चों। अब वृषण कोश के अंदर क्या उपस्थित होता है बच्चों? वृषण उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है बच्चों? वृषण उपस्थित होता है। और ये संख्या में हमेशा कितने होंगे बच्चों? 2 होंगे, ठीक है। संख्या में कितने होते हैं? ये एक तरफ का है, ठीक है। हम ये जो संरचना बनी हुई है ये एक तरफ की संरचना है बच्चों, इसलिए सिर्फ एक भाग दिख रहा है, दूसरा भाग उधर साइड, ठीक है। वृषण की संख्या हमेशा याद रखना, ये संख्या में कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं। और किसके अंदर उपस्थित होता है? वृषण कोश के उपस्थित होता है। अब इसी के ऊपर आप देखोगे कि जो टोपी नुमा संरचना है, ठीक है बच्चों, ये जो टोपी नुमा संरचना है बच्चों, ये जो संरचना है ये किसकी संरचना है? अधिवृषण। किसकी संरचना है? अधिवृषण की संरचना, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो वृषण होता है उसी में शुक्राणु बनते हैं और शुक्राणु बन के कहाँ जाते हैं? अधिवृषण में जाते हैं। अधिवृषण में क्या जो शुक्राणु होते हैं उनको संचित करके रखा जाता है और पोषण प्रदान किया जाता है, ठीक है। थोड़ी बहुत आपको हम हिंट दे रहे हैं, बाकी हम डिटेल क्या करेंगे अगली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ संरचना की बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से फटाक से अपनी कॉपी में भी ये संरचना बना लीजिए और मेरे साथ नेमिंग करते जाइए। तो अगली नेमिंग हम बच्चों आगे बढ़ते हैं कि ये जो नलिका जा रही है बच्चों, ठीक है, ये जो नलिका जा रही है इस नलिका को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ये जो नलिका रूपी है, अधिवृषण के ऊपर से जो नलिका जा रही है ये नलिका आपकी क्या कहलाएगी बच्चों? शुक्रवाहक। क्या कहलाएगी बच्चों? शुक्रवाहक कहेंगे और इसे शुक्रवाहिनी भी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? शुक्रवाहक कहेंगे और शुक्रवाहिनी भी कहेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, नलीनुमा संरचना हो गई। अब बात कर लेते हैं बच्चों, ये जो आपकी संरचना है ये संरचना आपकी क्या कहलाती है? शुक्राशय। क्या कहलाएगी बच्चों? शुक्राशय, ठीक। शुक्राशय के बाद हम बच्चों आएंगे, ठीक है बच्चों। यहां से देखो ये नली आपकी कौन सी जा रही है? आपकी शुक्रवाहक जा रही है। अब शुक्रवाहक के बाद बच्चों ये जो गोल जो संरचनाएं होती है, जो संरचना बनी हुई है बच्चों, ये आपकी क्या है? ये मूत्राशय। क्या है? मूत्राशय। क्या लिखेंगे बच्चों? इसे मूत्राशय लिखेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मूत्राशय से जो देखो मूत्राशय से एक नली होके जा रही है और दूसरी नली आपके शुक्रवाहक है। अब जहां पे ये जो नली आके मिलती है बच्चों, ठीक है, जहां पे ये आके नली मिल रही है और एक नली के रूप में बन रही है, तो ये नली आपकी कौन सी कहलाएगी बच्चों? क्या लिखेंगे इसको हम लोग? इसे हम लिखेंगे स्खलन वाहिनी। क्या लिखेंगे? स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एक संरचना और आपको दिख रही होगी, ये संरचना आपकी क्या कहलाएगी बच्चों? ये जो गोल आकार की ये संख्या में 1 होती है और इस संरचना को हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? ये संरचना आपकी किसकी है? क्या पढ़ेंगे बच्चों? ये आपकी
प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होगी बच्चों? ये आपकी होगी प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। ठीक है, अब प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे एक और संरचना आप देखोगे, बिल्कुल मटर के आकार की जैसी संरचना दिख रही होगी आपको। तो ये आकार की जो संरचना दिख रही है, इसे हम लोग बच्चों बोलते हैं कॉपर ग्रंथि। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसे? कॉपर ग्रंथि। ठीक है, ये संरचना किसकी है? कॉपर ग्रंथि। इसको एक और नाम से जानते हैं, बाल्बो यूरेथ्रिल। ठीक है बच्चों, एक नेमिंग और याद रखोगे, कॉपर ग्रंथि को ही हम लोग क्या कहते हैं? बाल्बो यूरेथ्रिल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये नली आपस में जुड़ गई है, दोनों नली, और ये तो कोई एक नली ऊपर से भी होके आ रही है, तो इस नली को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? मूत्र वाहिनी। क्या बोलेंगे बच्चों? मूत्र वाहिनी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये दोनों नली आपस में जुड़ चुकी हैं। ठीक है, कहाँ पे? ये आपकी थी कॉपर ग्रंथि। अब ये जो एक नली आपकी कौन से भाग से जा रही है? सबसे पहली चीज इसकी नेमिंग हम बताते हैं, ये आपकी जो बाह्य जननांग है, इसे हम लोग शिश्न कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? शिश्न कहेंगे। और शिश्न के अंदर ही से एक नली जाती है, उस नली का नाम है बच्चों मूत्र मार्ग। क्या लिखेंगे बच्चों इसे? ये जो नली जा रही है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? मूत्र मार्ग। और ये मूत्र मार्ग नली आगे चल के कहां से खुलती है? शिश्न मुंड से खुलती है। ठीक है, ये जो संरचना दी गई है, ये संरचना किसकी है? शिश्न मुंड। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? शिश्न मुंड कहते हैं। ठीक, तो बच्चों याद रखना, जो मूत्र मार्ग की जो नली होती है, वो कहां से आके खुलती है? शिश्न मुंड से आके खुलती है। दूसरी चीज यहाँ पे आपको एक चीज और बता देते हैं, ये जो संरचना दी गई है, ये संरचना किसकी है बच्चों? इसे हम लोग गुदा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुदा कहते हैं। ठीक है, और ये बच्चों आपका क्या है? मलाशय। क्या है बच्चों? मलाशय। जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अपचय पदार्थ होता है, ठीक है, जो पदार्थ पच नहीं पाता अच्छी तरीके से, जिससे पोषक तत्व ले लिए जाते हैं, अपचय जो पदार्थ होता है वो आपका कहाँ उपस्थित होता है? मलाशय में उपस्थित होता है। और वो क्या बन जाता है? मल बन जाता है। और मल कहाँ से निकलता है? गुदा क्षेत्र से, गुदा भाग से निकलता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी इनकी नेमिंग। पूरी नेमिंग कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, संरचना कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इनकी डिटेल पढ़ने के लिए आपको अगला लेक्चर देखना होगा बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, इन संरचनाओं को अच्छी तरीके से उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू, आपने वीडियो लास्ट तक का देखा, संरचना पूरी कंप्लीट की। और ये बच्चों सच में बताया, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस वाला चैप्टर है, हमें जरूर पढ़ना चाहिए ये चैप्टर, क्योंकि इससे कई सारे सवाल जो हमारे होते हैं, उन सवालों के आंसर इस चैप्टर में छुपे हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो और बच्चों अगर आप अभी तक आपको अगर पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, नेम, क्लास और कहाँ से आप बिलोंग करते हो। और चैनल में नए हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो। और बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, अगला लेक्चर हमारा बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आज के लिए बच्चों राधे राधे।